हेलो दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ का दृष्टि पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 10 देखते हैं। जीएस के क्वेश्चंस होते हैं इसमें। इससे पहले हम 9 देख चुके हैं, सभी प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, वहां पर जाकर के देख सकते हो। और देखो, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर भी कर दो सभी के बीच। तो देखो, अब इसमें स्टार्टिंग करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि हूणों के साथ स्कंदगुप्त के युद्ध का विवरण देने वाला जो भीतरी स्तंभलेख है उत्तर प्रदेश के किस स्थान से प्राप्त हुआ है। भीतरी स्तंभलेख किस स्थान से प्राप्त हुआ है, ये पूछा है इसमें। वाराणसी, कौशाम्बी, गाजीपुर और कुशीनगर। तो देखो, इसके बारे में बता दूं, ये जो प्राप्त हुआ है भीतरी स्तंभलेख जो स्कंदगुप्त का है, ये प्राप्त हुआ है गाजीपुर से। और गाजीपुर में भी देखा जाए तो गाजीपुर की तहसील है एक सैदपुर, और उस तहसील के अंदर ही है एक भीतरी नामक गांव। समझ सकते हो, भीतरी स्थान से प्राप्त हुआ है तो इसी वजह से इसका नाम है भीतरी स्तंभलेख। तो ये किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। ठीक है, काफ़ी फेमस हो जाता है और इससे हमें जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्रों और हूणों के साथ जो स्कंदगुप्त का युद्ध हुआ था, यानी जो संघर्ष हुआ था, उन सब के बारे में यही स्तंभ जानकारी देता है। देखो, इसके अलावा एक जूनागढ़ अभिलेख है, काफ़ी फेमस है। शक वंश के शासक हुए हैं, सबसे महान शासक शासकों में जिसका नाम है रुद्रदामन, उनके द्वारा जूनागढ़ अभिलेख को लिखवाया गया। और संस्कृत का सबसे लंबा अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख। और देखो, सुदर्शन झील जो बनवाई गई थी गुजरात में, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, उसकी पहली मरम्मत इसी ने कराई थी, रुद्रदामन ने, और उसका उल्लेख इसी पर कराया था, जूनागढ़ अभिलेख पर। फिर देखो, आगे चल के इस सुदर्शन झील की मरम्मत कराई उसने, क्या बोलते हैं, स्कंदगुप्त ने, इसी ने, स्कंदगुप्त ने, और उसका उल्लेख फिर उसने जूनागढ़ अभिलेख पर ही कराया था। और देखो, एक है इलाहाबाद स्तंभलेख। इलाहाबाद स्तंभलेख के बारे में बताऊं, ये सबसे पहले तो अशोक ने लिखवाया था, उसके बाद समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद स्तंभलेख पर अपनी विजयों को लिखवाया, और आगे चल के फिर जहांगीर ने अपना जो राज्य अभिषेक है उसका भी उल्लेख कराया इस पर। तो समझ सकते हो, जो इलाहाबाद स्तंभलेख है वो 3 राजाओं से संबंधित हो गया, अशोक, समुद्रगुप्त और जहांगीर से। लेकिन अकबर को भी समझ सकते हो इसमें, क्योंकि अकबर ने पहले ये कौशाम्बी में था, तो अकबर ने इसको इलाहाबाद स्थानांतरित किया था, इसी वजह से अब इसका नाम है इलाहाबाद स्तंभलेख। देखो, एक है एरण अभिलेख, इसको भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और ऐसा कहा जाता है कि जो भारत में सती प्रथा थी, सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख इसी अभिलेख से मिलता है, यानी एरण अभिलेख से, जिसको भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था। और देखो, एक है आपका भीतरी गुफा लेख। ये तो भीतरी स्तंभलेख मैंने बता ही दिया, स्तंभलेख इस स्कंदगुप्त का। तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं यही स्तंभलेख जो हैं, इन सभी को याद कर लेना। देखो, एक याद और आ रहा है मुझे, मेहरौली स्तंभलेख और है जो दिल्ली में स्थित है। जो मेहरौली स्तंभलेख है ना, वो कुतुब मीनार परिसर में ही स्थित है, और ये उसी के परिसर में स्थित है, याद रखना। और लोहे का बना हुआ है ये मेहरौली जो स्तंभलेख है, और इस पर अभी तक भी जंग नहीं लगी है। तो बहुत ही अच्छी किस्म का लोहा इसमें यूज हुआ है, और इसको चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनाया गया था। और देखो, एक है पूना ताम्र लेख, भी याद कर लेना। पूना जो ताम्र लेख है वो प्रभावती के द्वारा लिखाया गया था, और प्रभावती थी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती के द्वारा पूना ताम्रलेख को लिखवाया गया था। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है इसमें, ताज उल मासिर का लेखक हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। ताज उल मासिर का लेखक हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था क्या? तो देखो, ये पहला सही है इसमें। ताज उल मासिर जो है ये लेखक था, हसन निजामी ताज उल मासिर का लेखक था, यानी ताज उल मासिर ये इसकी कृति थी, और इसका लेखक था ये हसन निजामी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में रहता था। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना की थी, और गुलाम वंश रहा था 1206 से 1290 तक। ठीक है, जैसे दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया था, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो उसमें से सबसे पहला था गुलाम वंश। इसी के दरबार, इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की, और कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में ही रहता था ये हसन निजामी। तो ये पहला सही है। दूसरा, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक को पीलबख्श अर्थात हाथियों का दान करने वाला भी कहा जाता था। तो देखो, ये दूसरा भी सही है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के जो 4 गुलाम थे उनमें से एक था, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था उसका गुलाम यलदौज था, कुबाचा था, और बख्तियार खिलजी था। तो उसने अपने जो राज्य था उसका विभाजन कर दिया था, इन सभी को दे दिया था। जैसे हिंदुस्तान तो दे दिया था उसने मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अफगानिस्तान का गजनी दिया था यलदौज को, काबुल और कंधार दिए थे कुबाचा को।
ठीक है। 1206 में इसने फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी, मैंने बता दिया। और इसी को कहा जाता है पीलवक्स यानी हाथियों का दान करने वाला। और इसको फिर इसको लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो लाहौर की जनता थी उसमें लाखों का दान किया था। ठीक है। और इसको कुरान खां भी कहा जाता है, क्योंकि ये कुरान का पाठ किया करता था, तो काफ़ी फेमस था। इसने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। और देखो गुलाम वंश को मामलुक वंश और इलबारी वंश भी कहा जाता है, याद रखना, पूछा जा सकता है कि मामलुक वंश और इलबारी वंश किसको कहा जाता है, गुलाम वंश को ही कहा जाता है। और इसने कभी भी बादशाह की उपाधि धारण करके शासन नहीं किया था, यह सिंहासन पर नहीं बैठा था, याद रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये सिपाहा सालार की उपाधि धारण करके इसने शासन किया था। सिपाहा सालार कहते थे सेनापति को, याद रखना। तो देखो ये दोनों ही सही हो जाते हैं इसमें। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 दोनों। और देखो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में एक चीज़ और याद रख लेना कि इसकी जो मृत्यु हुई थी ये 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते हुए घोड़े से नीचे गिर कर के हुई थी लाहौर में। और इसका मकबरा भी लाहौर में ही है। नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। सूची फर्स्ट का इसमें सूची सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में देखो प्रवर्तक हैं, एक साइड में उसके संप्रदाय हैं। एक साइड में प्रवर्तक और एक साइड में संप्रदाय। मत्स्येंद्रनाथ जो हैं ये किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, बताइए। निम्बार्काचार्य, रामानंद और माधवाचार्य। तो देखो मत्स्येंद्रनाथ जो है ये नाथ संप्रदाय से संबंधित हैं। किससे, नाथ से। तो एक का हो जाएगा 3। और निम्बार्काचार्य ये संबंधित हैं सनक संप्रदाय से, तो इसका 1 हो जाएगा। रामानंद है बैरागी संघ से, इसका 4 हो जाएगा। माधवाचार्य ये ब्रह्म संप्रदाय से, तो इसका 2 हो जाएगा। 3 1 4 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 1 4 2, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। इसमें भी मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में देखो वंशों के नाम है, एक साइड में उसके संस्थापकों के नाम है। देखो ये पॉइंट जो मैं बताता हूँ ये महत्वपूर्ण होते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसे 1-2 आते हैं। और देखो आरओ का जो एग्जाम आता है तो उसमें तो तकरीबन 10-15 क्वेश्चन आते हैं मैचिंग के। ठीक है। तो देखो इसमें संगम वंश की स्थापना किसने की थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी संगम वंश की स्थापना। यानी आप ऐसे भी कह सकते हो कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों ने शासन किया था, संगम वंश, सालु वंश, तुलुप वंश और अरवेहू वंश। ठीक है। संगम वंश, सालु वंश, तुलुप वंश और अरवेहू वंश। तो इसमें संगम वंश की स्थापना हरिहर फर्स्ट के द्वारा की गई थी। और देखो इसने अपनी राजधानी बनाया था अनेगोंडी को, फिर आगे विजयनगर जो हम्पी है उसको भी बनाया था। ठीक है। तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं ये। तो पहला हो जाएगा, पहले का सेकंड। सालु वंश की स्थापना की गई थी किसके द्वारा, सालु वंश की गई थी सालु नरसिंह के द्वारा। तो देखो इसका हो जाएगा 3। तुलुप वंश ये भी काफ़ी फेमस है, तुलुप वंश की स्थापना की गई थी वीर नरसिंह के द्वारा। देखो वीर नरसिंह के द्वारा तुलुप वंश की स्थापना की गई थी। और देखो कृष्णदेव राय के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिन्होंने शासन किया था 1509 से 1529 तक, वो तुलुप वंश से ही संबंधित थे, याद रखना, तुलुप वंश से संबंधित थे। और देखो बावन ने भी दो राज्य हुए थे, 2 राज्यों को शक्तिशाली बताया था, विजयनगर और मेवाड़ को बताया था। बावन ने शक्तिशाली 2 राज्यों को बताया था, जो उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी उसमें। तो जो के बाबरी में उसने बताया था विजयनगर और मेवाड़ को भारत के 2 शक्तिशाली राज्यों के बारे में बताया था। जब बाबर भारत आया था तो 5 मुस्लिम राज्य थे उस टाइम, दिल्ली, बंगाल, बहमनी, मेवाड़ और गुजरात। उनमें से विजयनगर और मेवाड़ को उसने शक्तिशाली बताया था। और देखो कृष्णदेव राय के दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे, जिन्हें 8 दिग्गज कहा जाता था, यानी अष्ट दिग्गज कहा जाता था। ठीक है। और देखो अरवेहू वंश की तिरुमल के द्वारा स्थापना की गई थी। तो 4 का हो जाएगा 1, 2 3 4 1 इसका सही जवाब होगा, 2 3 4 1, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे साय है, निम्नांकित में वह कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त जगह अवस्थित है। देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें यह कहा है जो ग्रीनविच मीन टाइम जो रेखा है GMT यानी 0 डिग्री पर मध्याह्न है, यानी दिन के 12 बजे हैं। और एक स्थान है जिस पर साय के 5 बजे हैं।
ठीक है 5 बजे। तो इसमें ये पूछा है कौन सा यामोत्तर है जिस पर उपर्युक्त यानी जहाँ पर 5 बजे उसके बारे में पूछा है कि कौन सा देशांतर है उस पर। ठीक है, तो ये पूछा है, देखो 0 डिग्री पर 5 बजे, तो ये जो देशांतर है 5 बजे के बारे में नहीं, 0 डिग्री पर 12 बजे, और वह कौन सा देशांतर है जिस पर 5 बजे हैं, तो ये पूछा है। जैसे कि देखो 5 से आगे 5 बजे तक 5 घंटे हो गए, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 5 घंटे में 300 मिनट हो गए। ठीक है, अगर आप 1 डिग्री आगे चलोगे तो 4 मिनट का समय बढ़ेगा, तो 300 में आप 4 का भाग दोगे तो 7 चौका 28, बच्चे 2, 4 पंजे 20, यानी 75 देशांतर 75 डिग्री बढ़ जाओगे आप 0 डिग्री से आगे। तो समझ सकते हो वो टाइम कौन सा होगा, तो आपका वो समय होगा 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखना। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर कौन से में, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के कथन बारे में देखना है। पहला इसमें वर्ष 2023 में बुडापेस्ट यानी हंगरी में इसके 19वें संस्करण का आयोजन किया गया। तो देखो ये पहला इसमें सही है, ये हंगरी के बुडापेस्ट में ही किया गया, और इसका ये संस्करण जो था ये 19वां था, 2023 में किया गया विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन। दूसरा इसमें भारत को पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त हुआ। तो देखो भारत को इसमें स्थान मिला 18वां, ना कि 8वां, तो इस वजह से ये गलत हो जाता है दूसरा। तो इसमें देखो अमेरिका के बारे में देखा जाए तो अमेरिका को इसमें पहला स्थान मिला था, उसने कुल 29 पदक जीते थे जिसमें 12 स्वर्ण पदक शामिल थे। भारत को इसमें मात्र एक ही पदक मिला था, और वो भी स्वर्ण ही मिला था, जिसमें नीरज चोपड़ा ने भाला फेंका था 88 पॉइंट तकरीबन 88 पॉइंट 70 मीटर का। ठीक है, इसमें नीरज चोपड़ा ने ही एकमात्र खिलाड़ी थे भारतीय जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और भारत इस प्रतियोगिता में 18वें स्थान पर रहा था, जो हंगरी के बुडापेस्ट में हुई थी 2023 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। तो इसमें पहला सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये देखना है। देखो मरुस्थल है, सोनोरन मरुस्थल क्या संयुक्त राज्य अमेरिका में है? तो देखो इसमें पहला जो है ये सोनोरन मरुस्थल जो है ये कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बिल्कुल ठीक है। टकलामकान यानी टकलामकान जो मरुस्थल है ये चीन में ही है, ये भी सही है, चीन के क्षेत्र में ही पड़ता है ये टकलामकान जो मरुस्थल है, ये भी ठीक है। और देखो ये काराकुम तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान इन दोनों क्षेत्रों में पड़ता है, तो ये भी सही है इसका। लेकिन ये जो ऑप्शन डी दिया हुआ है गिब्सन, ये ब्राज़ील में नहीं है, गिब्सन पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। इसके अलावा देखो ग्रेट सैंडी भी है, गिब्सन भी है, और विक्टोरिया मरुस्थल भी है, तो ये तीनों ही पड़ते हैं। और देखो ऑस्ट्रेलिया में उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है मरुस्थलों का, सैंडी, गिब्सन और विक्टोरिया, याद रखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकबर के शासनकाल से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला इसमें गुजरात विजय, देखो गुजरात विजय। दूसरा इसमें हल्दी घाटी का युद्ध, जजिया कर की समाप्ति और तीर्थ यात्रा कर हटाया जाना। देखो गुजरात विजय जो की थी अकबर ने, ये कब की थी, ये की थी 1573 में, तो लिख देता हूँ मैं सामने, 1573 में की थी। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 में हुआ था, काफ़ी फेमस है ये, 1576 में महाराणा प्रताप से हुआ था। और जजिया कर की समाप्ति, जजिया कर की समाप्ति की गई थी 1564 में। ठीक है, और ये तीर्थ यात्रा कर हटाया था इसने 1563 में, 1563 में। तो देखो इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले तो इसमें 4 आएगा, इसके बाद आएगा 3, और इसके बाद 1, और सबसे एंड में आएगा 2। ठीक है, 4 3 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, 4 3 1 2। तो देखते हैं ऑप्शन बी सही जवाब होगा इसका, 4 3 1 2। दोबारा देख लो इनको कि गुजरात विजय की थी 1573 में, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा की गई थी 1564 में, और तीर्थ यात्रा कर हटाया था 1563 में। तो इस वजह से इसका आंसर है 4 3 1 2। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है।
देखो एक साइड में स्मारकों के नाम है और एक साइड में उससे संबंधित शासकों के बारे में है। देखो गोल गुम्बद, देखो गोल गुम्बद को बनाया था मोहम्मद आदिल शाह ने। किसने? मोहम्मद आदिल शाह ने बनाया था गोल गुम्बद को। और कहाँ है ये? बीजापुर में पड़ती है, याद रखना। तो एक का तो हो जाएगा 2। मोती मस्जिद आगरा की, ये शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई थी। मोती मस्जिद आगरा की किसके द्वारा? शाहजहाँ की। और देखो दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसको औरंगजेब ने बनाया था, याद रखना। भले ही दिल्ली का जो लाल किला है वो शाहजहाँ ने बनाया था, लेकिन उसके अंदर है मोती मस्जिद, उसको औरंगजेब ने बनाया था। और जो ये मोती मस्जिद है आगरा की और आगरा का ताजमहल, ये सभी शाहजहाँ ने बनाए। लेकिन आगरा का जो लाल किला है वो अकबर के द्वारा बनाया गया था और दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने। देखो बीबी का मकबरा, ये बीबी का मकबरा ये औरंगजेब ने, औरंगजेब का पुत्र हुआ था एक, उसका नाम था आजम शाह, उसके द्वारा बनवाया गया था। तो संबंधित ये औरंगजेब से ही होगा ना, इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो बीबी का मकबरा, शायद इसी को, बीबी के मकबरे को ही ताजमहल की बद्दी नकल कहा जाता है, ठीक है। और देखो अटाला मस्जिद, अटाला मस्जिद को बनाया था इब्राहिम शाह सरकी ने। तो देखो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। 2 1 4 3 इसका सही जवाब होगा, तो ऑप्शन ए। आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव, तो देखो ये बनी है सेलेस्टे सावलो। सेलेस्टे सावलो ये अर्जेंटीना की हैं और 1 जनवरी 2024 से बनी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की पहली महिला महासचिव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। देखो इसके अलावा पूछी जा सकती है कि पेरू की महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो डीना बोलू आर्ते बनी है। डीना बोलू आर्ते पेरू की महिला राष्ट्रपति। और स्लोवेनिया की भी पूछी जाती हैं, वो नताशा पिर्स-मोअर बनी है, याद रखना, ठीक है। तो आगे देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 11 है, अफ्रीका में विक्टोरिया झील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? अफ्रीका में विक्टोरिया झील है, काफ़ी फेमस है और इसके बारे में पूछा है कि कौन सा कथन सही है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील, याद रखना। और देखो यह झील 4 देशों से घिरी हुई है। बताइए पहला है इसमें क्या? विक्टोरिया झील है 4 देशों से घिरी हुई है। तो देखो ये पहला गलत है, इसमें ये 3 देशों से घिरी हुई है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। यानी तंजानिया, युगांडा और केन्या इन तीनों देशों के मध्य में स्थित है। दूसरा इसमें यह अफ्रीका अंश घाटी में स्थित है। अफ्रीका अंश घाटी में स्थित है क्या ये विक्टोरिया झील? अंश यानी भ्रंश समझ लो इसे, भ्रंश घाटी में। तो देखो ये अफ्रीका में जो झील है विक्टोरिया झील, ये भ्रंश घाटी में स्थित है और इसी से निकलती है जो श्वेत नील है यानी वाइट नील। जैसे एक है ब्लू नील और एक वाइट नील, जब ये दोनों मिल जाती हैं तो फिर वो संयुक्त धारा उनकी कहलाती है नील, ठीक है। तो समझ सकते हो ये जो विक्टोरिया झील है ये भ्रंश घाटी में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप की झील है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12, चंद्रयान 3 मिशन में शिव शक्ति बिंदु क्या है? शिव शक्ति पॉइंट जो है ये किसको कहा गया है? विक्रम लैंडर के चंद्रमा पर उतरने के स्थल को, चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा का उत्तरी या कोई नहीं? तो देखो जहां पर विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था उसी जगह को नाम दिया गया है शिव शक्ति पॉइंट, याद रखना, शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है उसको। और ये नाम दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसरो अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ विकसित कर रहा है? इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है वो अपना दूसरा लॉन्च पोर्ट कहाँ पर स्थापित कर रहा है, जहाँ से लॉन्चिंग होगी? श्रीहरिकोटा में तो है ही, तो दूसरा बताना है कौन सा है। तो देखो ये जो इसरो के द्वारा जो स्थापित किया जा रहा है ये कहाँ किया जा रहा है ये बताना है इसमें। तो देखो ये तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के पास है, कुलशेखरापट्टिनम जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पर स्थापित कर रहा है दूसरा अपना पोर्ट इसरो। देखो इसमें अब सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। कब हुई थी? 1765 में हुई थी ये, यानी रॉबर्ट क्लाइव और जो नवाब था शुजाउद्दौला, उसके अवध का जो नवाब था शुजाउद्दौला उसके मध्य हुई थी 16 अगस्त 1765 को। दूसरी है इसमें मंगलौर की संधि जो हुई थी ये द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब समाप्त हुआ था
उसके बाद हुई थी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, देखो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, सभी को पता होगा। जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 69 तक हुआ था और उसमें संधि हुई थी मद्रास की। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उसमें संधि हुई थी मंगलौर की, और ये युद्ध हुआ था 1780 से 84 तक, तो ये 1784 में हुई थी। बी का 2 हो जाएगा। सालबाई की संधि, सालबाई की संधि जो हुई थी ये 82 में हुई थी। और देखो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था जो समाप्त हुआ था 1782 में सालबाई की संधि के द्वारा। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध मराठाओं और अंग्रेजों के मध्य, ठीक है, तो ये 1782 में हुई थी सालबाई की। और मद्रास की संधि बताई थी मैंने अभी 1769 में हुई थी, जिससे पहला जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो समाप्त हुआ था। तो देखो ए का 4 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 3 हो जाएगा। 4 2 1 3 इसका सही जवाब होगा, 4 2 1 3, तो ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 15, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सौर सेल जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखो ये फोटोवोल्टिक उपकरण है जो सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके पर? जो पदार्थ है सौर सेल जो है फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस वजह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। सौर सेल फोटोवोल्टिक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है तो किसके द्वारा? उत्तल लेंस, प्रिज्म, अवतल लेंस या समतल दर्पण। तो देखो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो प्रिज्म के द्वारा संभव है। किसके? प्रिज्म, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर के गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी कणों में विभाजित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देख दोबारा समझ लो इसे कि जब सूर्य का प्रकाश किसी श्वेत जो प्रकाश होता है सूर्य का वो किसी प्रिज्म से होकर के जब गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात देखा जाए तो प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ ही प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है, और इसी प्रक्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं अब। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित करना है आपको। 19वीं सदी के कृषक विद्रोहों को, देखो कुकी विद्रोह कब हुआ था? तो देखो कुकी विद्रोह हुआ था 1917 से 1919 के मध्य हुआ था कुकी विद्रोह, और ये मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्र में हुआ था। तो देखो कुकी विद्रोह हो जाएगा मणिपुर और त्रिपुरा क्षेत्र में, तो ए का तो हो जाएगा 4, ठीक है, ए का हो जाएगा 4। और कूका विद्रोह ये भी फेमस है, कूका विद्रोह हुआ था ये पंजाब में 1840 में स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और तकरीबन 1872 तक चला था, 1772 तक ये पंजाब में हुआ था कूका विद्रोह। तो ए का हो जाएगा 1, बी का हो जाएगा 1। और पावना कृषक विद्रोह ये भी काफ़ी फेमस है, ये 1873 से 76 तक चला था, ये बंगाल में हुआ था। पावना जो विद्रोह हुआ था बंगाल में, देखो ए का 4, बी का 1, सी का 2। और बिरसा मुंडा ये बिहार या झारखंड का क्षेत्र जो है वो उस क्षेत्र में हुआ था, 1899 और 1900 के मध्य हुआ था बिहार झारखंड क्षेत्र में, तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। अब इसका आंसर होगा 4 1 2 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3 कौन से में? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, चंद्रमा पर लोलक घड़ी के ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाते हैं तो उसके आवर्तकाल पर प्रभाव क्या पड़ता है? क्या आवर्तकाल बढ़ जाता है या घट जाता है या अपरिवर्तित रहेगा या शून्य हो जाएगा? देखो जब चंद्रमा पर लोलक घड़ी को ले जाओगे तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी जी का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मुकाबले 1/6 गुना कम है, यानी 6 गुना कम है, यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के मुकाबले 1/6 गुना है चंद्रमा पर, ठीक है, जी का जो मान है।
पृथ्वी के जी के मान के अपेक्षा चंद्रमा पर जी का मान 1/6 गुना है, याद रखना। इस वजह से इस वजह से चंद्रमा पर लोलक घड़ी जो है ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है अब। नवंबर 2023 में किस देश की स्वास्थ्य एजेंसी ने चिकनगुनिया से बचाव के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन एक्सचिक को मंजूरी प्रदान की है? किस देश की है यह दुनिया की पहली वैक्सीन है एक्सचिक चिकनगुनिया की? तो देखो इसको मंजूरी प्रदान की है किस देश ने? यूएसए के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको मंजूरी दी गई है। तो देखो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए, ऑप्शन सी। काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग कांड में जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। यानी किसकी गिरफ्तारी के विरोध में? जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर का जलियांवाला बाग है उसमें एकत्रित हुए थे, यानी सभा बुलाई गई थी उसमें जलियांवाला बाग में। और सभी को पता ही होगा उसी जनसभा में जनरल डायर ने 79 लोगों पर गोली चलाने के आदेश दे दिए थे और वही इसी वजह से फेमस है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से। तो देखो ये क्यों हुआ था, क्यों बुलाई गई थी ये सभा, ये पूछा है किसकी गिरफ्तारी की बात हुई थी ये। तो देखो इसमें जो लोकप्रिय नेता थे एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे सत्यपाल। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की जब गिरफ्तारी हो गई थी, जो ब्रिटिश दमन का विरोध कर रहे थे, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। ठीक है, तो काफ़ी फेमस है और इसी पर 79 लोगों पर जनरल डायर ने शांतिपूर्वक भीड़ थी ये जो जनसभा कर रही थी उस पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि जो इसमें वैसे तो हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो सरकारी रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार इसमें कुल 379 लोग मारे गए बताए गए थे, लेकिन इसमें काफ़ी मृत्यु हुई थी। और देखो इसी नरसंहार से यानी काफ़ी दुखी हुए थे रविंद्रनाथ टैगोर, और उन्होंने इसी के बाद फिर नायर टोडकी यानी सर की जो उपाधि थी वो अंग्रेज़ सरकार को लौटा दी थी। और शंकरन नारायण ने भी वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। देखो रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में तो सभी को पता होगा, उन्होंने नायर टोडकी और सर की उपाधि वापस कर दी थी इसके बाद, लेकिन शंकरन नायर जो थे उन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इनकी गिरफ्तारी के बाद ये जलियांवाला बाग में जनसभा बुलाई गई थी 13 अप्रैल 1919 को, और इसी दिन हुआ था ये जलियांवाला बाग कांड। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन रॉबर्ट क्रेचमन ने किया था क्या? देखो जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो महाविस्फोट का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था, और जिसे फ्रेड हॉयल द्वारा बिग बैंग नाम दिया गया था। देखो इसको जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन तो किया था जॉर्ज लेमेंटियर ने, लेकिन इसको नाम दिया था बिग बैंग का नाम किसने दिया था? फ्रेड हॉयल ने। याद रखना फ्रेड हॉयल ने दिया था इसको नाम। तो इस वजह से ये पहला गलत है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति का महाविस्फोट का सिद्धांत रॉबर्ट कैचमन ने नहीं दिया, इसको दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने, याद रखना। और इसको फिर आगे बिग बैंग का सिद्धांत का नाम दिया फ्रेड हॉयल ने। दूसरा देखो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत रॉबर्ट वैगनर ने दिया था, तो देखो ये सही है, रॉबर्ट वैगनर के द्वारा ही ये महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया गया था। और जबकि ये देखो द्वैतारक ये जो सिद्धांत है परिकल्पना को, इसको फ्रेड हॉयल ने नहीं दिया था, इसको दिया था H.N. रसेन ने। किसने? H.N. रसेन ने दिया था इसको। फ्रेड हॉयल ने तो मैंने अभी बताया बिग बैंग सिद्धांत का नाम दिया था जो महाउत्पत्ति का यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति का महाविस्फोट था उसको। तो इस वजह से ये तीसरा भी गलत है। ओनली इसमें ऑप्शन बी सही है, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें अब आपको सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में ग्रहों के नाम है
और एक साइड में उससे संबंधित उपग्रहों के नाम है। देखो मंगल के ग्रहों के बारे में देखो, मंगल के ग्रहों के नाम है, एक तो है फोबोस और एक है डीमोस, फोबोस और डीमोस। तो एक का हो जाएगा 3। और देखो ये जो डीमोस है ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, याद रखना डीमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बृहस्पति के ग्रह देखो, बृहस्पति के ग्रहों के नाम, बृहस्पति के ग्रह यूरोपा और गैनीमीड, यूरोपा और गैनीमीड, तो बी का हो जाएगा 1, यूरोपा और गैनीमीड। और देखो ये जो गैनीमीड है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह के भी देख लो, शनि ग्रह के टाइटन तथा फोवे, टाइटन और फोवे शनि ग्रह के। अरुण ग्रह, अरुण ग्रह के टिटानिया तथा मिरांडा, टिटानिया तथा मिरांडा है। तो देखो ए का तो हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 1, सी का 4 और डी का 2। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो ऑप्शन डी। देखो सबसे अधिक जो उपग्रह हैं वो शनि ग्रह के ही हैं, याद रखना, पहले बृहस्पति के थे लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक हैं शनि के। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखो हंटर आयोग, तो देखो इसमें पहला है हंटर आयोग। हंटर आयोग की स्थापना 1882 में लॉर्ड रेपन के टाइम में की गई थी। और देखो प्रारंभिक शिक्षा में सुधार के लिए की गई थी इसकी स्थापना। और देखो सैडलर आयोग है, यानी सैडलर आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी 1917 में। कब, एक सेकंड, कब की गई थी? 1917 में की गई थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए की गई थी। ठीक है। और देखो वुड का घोषणा पत्र, यानी बोर्ड घोषणा पत्र, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अध्यक्ष था चार्ल्स वुड, उसके द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। ये कब किया गया था? लिख देता हूँ, एक सेकंड, 18 जुलाई 1854 को। ठीक है, 1854 को डलहौजी के टाइम में, यानी शिक्षा में सुधार के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच आया था। कब? डलहौजी के टाइम में। और देखो सार्जेंट योजना, ये भी काफ़ी फेमस है। तो देखो इसकी सार्जेंट योजना को, यानी इसका गठन किया गया था कब? 1944 को। 1944 को सार्जेंट योजना आई थी, यानी केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने इसको प्रस्तुत किया था। और इस समय देखा जाए तो ब्रिटिश अधिकारी था सार्जेंट ब्रिटिश। भारत सरकार में शिक्षा सलाहकार के पद पर वो नियुक्त था, जिसके नाम पर ही इसको राष्ट्रीय शिक्षा योजना प्रस्तुत की गई थी। तो देखो अब इसमें ये 1944 हो गया। अब इसका सही कालानुक्रम देख लो। तो सबसे पहले कौन सा आया इसमें? सबसे पहले आएगा सी, चार्ल्स वुड डिस्पैच, जो 1854 का है। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा हंटर आयोग 1882 का ए आएगा। उसके बाद 1917 का सैडलर आयोग आएगा, ऑप्शन बी। सबसे एंड में आएगा डी, CABD इसका सही जवाब होगा। तो इसका देखो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं आप, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं? देखो सक्रिय, शांत और प्रसुप्त 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। तो इसमें देखना है कौन सा ज्वालामुखी है जो सक्रिय है। कोए सुल्तान, वेसुवियस, पोपा या मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी। देखो इसमें सबसे पहले तो ये समझो कि कोए सुल्तान जो ज्वालामुखी है ये पाकिस्तान का ज्वालामुखी है और ये शांत यानी मृत ज्वालामुखी है। इसके अलावा इसमें जो ये पोपा जो ज्वालामुखी है ये म्यांमार का है और ये भी शांत ज्वालामुखी है। जबकि इसमें वेसुवियस जो है, एक तो वेसुवियस ये इटली का है और ये मोना लोआ यानी ये हवाई द्वीप USA का है। तो ये दोनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2 और 4। तो ऑप्शन देख लो 2 और 4, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखो, इसमें आपको मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में पदार्थों के नाम है और एक साइड में उससे संबंधित उत्पादक यानी अग्रणी उत्पादक देशों के बारे में। चुकंदर का सबसे अधिक उत्पादक देश कौन करता है? तो देखो चुकंदर का सबसे अधिक उत्पादन करता है रूस। तो ए का हो जाएगा 4। प्राकृतिक रबर, ये थाईलैंड करता है सबसे अधिक रबर का उत्पादन। और देखो नारियल,
नारियल का करता है इंडोनेशिया, एक हो जाएगा। कॉफ़ी यानी ग्रीन कॉफ़ी का करता है ब्राज़ील, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। 4 3 1 2 इसका सही जवाब होगा 4 3 1 2 ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि सही निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और फिर ये देखना है कौन सा सही सुमेलित है। सरदरिया एवं अमुदरिया ये अरल सागर में मुहाना बनाती हैं क्या, ये दोनों नदियाँ? तो देखो सरदरिया एवं अमुदरिया ये अरल सागर में ही मुहाना बनाती हैं, तो पहला तो सुमेलित है। नीपर एवं डेन्यूब ये काला सागर में, तो देखो नीपर एवं डेन्यूब ये दोनों ही बनाती हैं काला सागर में। देखो डेन्यूब नदी के किनारे ही वियना शहर स्थित है, याद रखना। और वोल्गा एवं यूराल, वोल्गा एवं यूराल क्या दक्षिणी चीन सागर में? तो देखो वोल्गा एवं यूराल जो है ये कैस्पियन सागर में बनाती हैं मुहाना, ना कि दक्षिणी चीन सागर में, कैस्पियन, ठीक है, याद रखना। तो इसका जवाब हो जाएगा यही। चलो ये देखना है, इसमें ये पूछा है कौन कौन से सुमेलित हैं, ये तो सुमेलित नहीं है। और चौथा है इसमें मेकांग तथा साल्वीन क्या ये कैस्पियन सागर में गिरती हैं? तो देखो मेकांग तो म्यांमार साइड से होकर के निकलती है, म्यांमार थाईलैंड वगैरह उस साइड से, तो ये तो दक्षिणी चीन सागर एवं अंडमान सागर में मुहाना बनाती है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी मेकांग तथा साल्वीन, तो इसमें ये गलत है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? 1 और 2, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 है। यूरोपीय संसद द्वारा वर्ष 2023 के लिए सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। सखारोव पुरस्कार 2023 के लिए किसे दिया गया है? तो देखो ईरान की जीना महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है, इन्हें ये दिया गया है मरणोपरांत, मरणोपरांत दिया गया है, याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं। अब एक साइड में उत्पादक क्षेत्र है और एक साइड में खनिजों के नाम है। पेगुयोमा ये उत्पादक क्षेत्र है, पेगुयोमा, इसमें किस खनिज का उत्पादन होता है? पेगुयोमा में, ये म्यांमार में पड़ता है पेगुयोमा, तो देखो ये खनिज तेल का उत्पादक क्षेत्र है, तो ए का हो जाएगा 2। किंटा घाटी, किंटा घाटी मलेशिया की है, देखो ये लिख दूँ मैं, म्यांमार, ठीक है, और ये मलेशिया की है। जो ये किंटा घाटी कहाँ की है? मलेशिया की, और ये टिन का उत्पादन होता है इसमें, टिन का, तो बी का हो जाएगा 1। सेक्सनी, सेक्सनी ये जर्मनी में पड़ती है और इसमें कोयला का क्षेत्र है, 3 हो जाएगा, कोयले का उत्पादक क्षेत्र है ये। विटवॉट्सलैंड ये जो है ये सोना उत्पादक क्षेत्र है, 4 हो जाएगा। 2 1 3 4 आंसर होगा इसका, तो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 29 है। अब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है इसमें एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन चीन में होता है। एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन क्या चीन में होता है? तो देखो पहला सही है, इसमें चीन में ही होता है एल्युमिनियम का सर्वाधिक उत्पादन। कैडमियम का सर्वाधिक उत्पादन रूस में होता है क्या? तो देखो कैडमियम का भी उत्पादन जो है चीन में होता है, ना कि रूस में सबसे अधिक, तो ये दूसरा गलत है। तीसरा है हीरे का सर्वाधिक उत्पादन मेडागास्कर में होता है। देखो हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है रूस में, ना कि मेडागास्कर में, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो इसमें सही कौन सा है ये देखना है, तो सही केवल एक ही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 30 है। 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उससे संबंधित कथनों में कौन सा सही नहीं है? पहला, इसमें विद्रोह के समय विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे क्या? देखो 1857 के विद्रोह के समय देखा जाए तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो तो था कैनिंग, लेकिन ब्रिटेन में पीएम के बारे में बात की जाए तो ब्रिटेन के पीएम थे ये विस्कॉन्ट पामस्टन, तो ये पहला तो सही है इसमें। दूसरा है कुंवर सिंह ने बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है, तो देखो ये दूसरा भी सही है। कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से ही बिहार के जगदीशपुर से ही विद्रोह किया था। तीसरा है इसमें विद्रोह के समय लॉर्ड कर्जन भारत के गवर्नर जनरल थे, तो देखो ये गलत है इसमें, तीसरा जो है इस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे, ना कि कर्जन,
लॉर्ड कैनिंग थे, ना कि कर्जन, याद रखना। और ये भारत के पहले वायसराय भी थे और अंतिम गवर्नर जनरल थे। भारत के पहले वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। तो देखो ये भी सही है, आंसर है इसका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 है, इसमें आपको देखना है सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। एक साइड में व्यक्तियों के नाम है और एक साइड में ये देखना है किस क्षेत्र से संबंधित है, यानी क्रांतिकारियों को फांसी किस स्थल पर दी गई थी। एक साइड में ये क्रांतिकारी हैं और एक साइड में वो स्थल है जिस जगह पर इनको फांसी दी गई। रामप्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी दी गई, तो गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी रामप्रसाद बिस्मिल को। एक का हो जाएगा 4। अशफाक उल्ला खां, देखो अशफाक यानी फा आ रहा है इसमें, फाक में तो फा आ रहा है, इससे याद कर सकते हो, फैजाबाद में दी गई थी। ठीक है, फैजाबाद जो वर्तमान अयोध्या है उसमें। राजेंद्र लाहिड़ी को दी गई थी गोंडा में, और इसका एक को हो जाएगा। और रोशन लाल में लाल आ रहा है ला, तो इलाहाबाद इस हिसाब से याद कर सकते हो, रोशन लाल को इलाहाबाद में दी गई थी। 4 3 1 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन ए ही सही है। इसमें भी मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में नगर है और एक साइड में उद्योग से संबंधित है क्षेत्र, यानी वो नगर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखो अनसन जो नगर है, अनसन किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, अनसन। देखो अनसन ये शहर, अनसन जो शहर है ये चीन का है और ये प्रसिद्ध है लोहा इस्पात उद्योग के लिए। किसके लिए, लोहा इस्पात उद्योग के लिए। एक का 4 हो जाएगा। हेट्राइट ये यूएसए का है, यूएसए का, और यूएसए का ये मोटर वाहन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका 3 हो जाएगा। हवाना ये क्यूबा का है। हवाना सिंड्रोम के बारे में सुना होगा, हवाना सिंड्रोम यहीं से संबंधित है और ये सिगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, सिगार के लिए। ठीक है, नगोया ये जापान का है और ये सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। नगोया जापान सूती वस्त्र, इसके अलावा ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 1। देखो और ओसाका भी सुना होगा जापान का, वो भी सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। मास्को रूस का, धातु रसायन वगैरह इसके लिए प्रसिद्ध है। और देखो ग्लासगो स्कॉटलैंड का जो है वो पोत निर्माण के लिए। कनाडा का ओटावा भी है, कनाडा की राजधानी ओटावा, कागज निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो देखो 4 3 1 2 इसका सही जवाब है। 4 3 1 2 4 3 2 1 है क्या, 4 3 2 1, तो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा राज्यों में द्वैध शासन समाप्त किया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया गया था, राज्यों में द्वैध शासन को समाप्त करके केंद्र में लगा दिया गया। तो देखो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम, उसके द्वारा केंद्र प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त किया गया और केंद्र में लगा दिया गया था। ठीक है, तो और इसी के तहत स्थापना हुई थी आरबीआई की। म्यांमार भी अलग हुआ था, काफ़ी फेमस हो जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि इसी से जो भारत का वर्तमान का संविधान है, वर्तमान का या मूल जो संविधान था वो 70% संविधान इसी से लिया गया था, जो मूल संविधान था भारत का। ठीक है, तो काफ़ी फेमस हो जाता है। और देखो प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा था वो 1919 के भारत शासन अधिनियम से लगा था और 1935 तक चला था ये। तिरियानी ब्लॉक जिसने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है, किस राज्य का है। तिरियानी ब्लॉक जिसने एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये किस स्थान का है, तिरियानी ब्लॉक। काफ़ी अच्छा है क्वेश्चन। तो देखो ये है तेलंगाना का, कहाँ का, तेलंगाना का। क्वेश्चन नंबर 35 है, अब सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान कर लो कि एक साइड में तो ये मीटर वगैरह यानी उपकरणों के नाम दिए हुए हैं और एक साइड में उससे संबंधित यानी किससे संबंधित है, किसका मापन किया जाता है उसके द्वारा। तो देखो एनीमोमीटर के बारे में पढ़ा ही होगा आप सभी ने। एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु वेग के लिए, वायु वेग को मापा जाता है एनीमोमीटर के द्वारा, तो एक का हो जाएगा 3। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है भूकंप के लिए, भूकंप को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से, एक हो जाएगा। बेरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब के लिए प्रयोग किया जाता है इसका। और हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता से, आर्द्रता के लिए। 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? यूरोपियों की तुलना किसके द्वारा मधुमक्खियों से की गई थी? स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके द्वारा की गई थी? देखो, बंगाल का नवाब था अलीवर्दी खान, जो रहा था 1740 से, लिख देता हूँ, 1740 से रहा था 1756 तक। उसने यूरोपियन यानी अंग्रेजों की तुलना की थी मधुमक्खियों से, और कहा था कि यदि उन्हें ना छेड़ा गया तो वे शहद देंगी, और यदि छेड़ा गया तो वे काट काट कर हमें मार डालेंगी। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जो कहावत है, अलीवर्दी खान के द्वारा की गई थी, जो बंगाल का नवाब था, और कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महान नवाब यही हुआ है बंगाल का, अलीवर्दी खान। और इसने कहा था कि अंग्रेज़ों को इसने मधुमक्खियों के समान कहा था, अगर इन्हें छेड़ा ना गया तो ये हमें शहद देंगी, अगर इनको हमने छेड़ा तो ये हमें काट काट कर मार डालेंगे। ठीक है, तो अलीवर्दी खान ने कहा था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 है, रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? रेडियो धर्मिता, देखो, पहला है रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। पहला है रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। देखो, हाइड्रोजन विखंडन के काम पर सिद्धांत पर कार्य करता है परमाणु बम, और हाइड्रोजन जो बम कार्य करता है ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इस वजह से ये दूसरा गलत हो जाता है। ठीक है, सूर्य में जो ऊर्जा निकलती है वो नाभिकीय संलयन के माध्यम से ही बनती है, तो इसका देखो पहला सही है ओनली, दूसरा गलत है। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? देखो, सबसे भारी धातु है ओस्मियम। ठीक है, याद रखना, सबसे भारी धातु है ओस्मियम, और सबसे हल्की धातु आपको बतानी है कौन सी है। ठीक है, ओस्मियम है सबसे भारी धातु, और इसका परमाणु क्रमांक होता है 76, और इसका परमाणु भार जो होता है तकरीबन 190.23 ग्राम प्रति मोल होता है, याद रखना। और इसका उपयोग भी किया जाता है जैसे फाउंटेन पेन, टिप उपकरण, धुरी वगैरह, इन सभी आदि को बनाने में किया जाता है इसका उपयोग। ठीक है, ओस्मियम जो धातु है सबसे भारी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गैस वेल्डिंग के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? गैस वेल्डिंग के लिए, जब गैस के द्वारा वेल्डिंग की जाती है, देखी होगी आपने, तो उसमें किस गैस का प्रयोग किया जाता है ये पूछा है। जैसे घर का जो रसोई घर होता है उसमें जो सिलेंडर होता है उसमें तो ब्यूटेन और प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी जो होती है। और सीएनजी में किसका प्रयोग किया जाता है? सीएनजी में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है मीथेन का। तो इसमें ये पूछा है गैस वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? देखो, गैस वेल्डिंग, इसके अलावा फलों को पकाने में जो कृत्रिम रूप से फल पकाए जाते हैं, तो इन दोनों में ही एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन, जो ऑप्शन बी में दी हुई है इसका। ठीक है, याद रखना, भूलोगे नहीं इसे। प्रोड्यूसर गैस मुख्यतः मिश्रण है। प्रोड्यूसर गैस में किस किस का मिश्रण होता है? देखो, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO तथा नाइट्रोजन यानी N2 गैसों का मिश्रण होती है ये जो प्रोड्यूसर गैस होती है। CO और N2 का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और N2 यानी नाइट्रोजन, इन दोनों का ये मिश्रण होती है प्रोड्यूसर गैस। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना, स्टार लगा लो इस पर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखो, इसके अलावा देखा जाए तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आदि गैसें भी शामिल होती हैं, लेकिन मुख्यतः ये जो होती है ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का ही मिश्रण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में मुख्यमंत्री और एक साइड में राज्य। भजनलाल शर्मा किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? तो देखो, भजनलाल शर्मा राजस्थान के, बिल्कुल सही है। जोरामथंगा मिजोरम के हैं क्या? जोरामथंगा, तो देखो, मिजोरम के तो अभी 2023 में जोरम पीपल्स पार्टी के नेता बने लाल डुडोमा नाम है उनका, लाल डुहोमा है। ठीक है, ना कि जोरामथंगा, तो ये गलत है इसका। और देखो, रेवंत रेड्डी जो है ये बने तेलंगाना के, मोहन यादव बने मध्य प्रदेश के, बिल्कुल सही है ये। सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करो। एक साइड में राज्य और एक साइड में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, यानी उस राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? सभी को पता होगा राज्यसभा लोकसभा की सबसे अधिक सीटें तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 हैं, तो उसी हिसाब से देखना है इन राज्यों में कितनी कितनी हैं। जैसे कि राज्यसभा में आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा में?
तो देखो आंध्र प्रदेश में कुल 11 सीटें राज्यसभा में, एक का हो जाएगा 2। राजस्थान में है आपकी 10 सीटें, कितनी है 10, इसका एक हो जाएगा। और महाराष्ट्र में कितनी है फिर, महाराष्ट्र में पड़ती हैं 19 सीटें, इसका 4 हो जाएगा। और बिहार में है 16, एक सेकंड 16 नहीं, इसका लिखता हूँ मैं, क्या लिखूँगा, 16 है तो 3, 2 1 4 3 इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, उसमें एक अभिकथन है और एक है कारण। तो देखना है इसमें कौन सा सही है, फिर ये भी देखना है कि व्याख्या करता है या नहीं। तो पहला कथन है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। तो देखो ये जो पहला कथन दिया हुआ है ये सही है। क्यों सही है इसके बारे में बता दूं कि एक पुरातत्ववेत्ता हुए थे GR शर्मा, उन्होंने सराय नहर नामक स्थान में खुदाई की थी। उसके बाद उन्होंने ये अवधारणा दी थी कि नूतन भूतन काल के अंत में सूखे के कारण विंध्यन क्षेत्र में भोजन की कमी होने पर ही लोगों ने गंगा जो घाटी है क्षेत्र उसमें प्रव्रजन किया था। तो इस वजह से ये सही है, किसके द्वारा, GR शर्मा के द्वारा। ठीक है, ये अवधारणा दी गई थी GR शर्मा के द्वारा। तो पहला तो सही है। दूसरा इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो देखो ये भी सही है इसका, और ये व्याख्या भी करता है, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। ठीक है, तो ये इस वजह से सही है दोनों, व्याख्या भी करता है। ये किस क्षेत्र के बारे में, शुष्कता का चरण था ये जलवायु परिवर्तन के कारण, तो विंध्यन क्षेत्र में। इसी वजह से नूतन भूतन काल के अंत में देखा जाए तो लोगों ने गंगा घाटी में प्रव्रजन किया था। तो इसके ये दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। दोस्तों मज़ा आ रहा हो क्वेश्चन करने में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। ठीक है, और PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लो, M2M क्लासेस नाम से, उस पर मिल जाएगी इसकी। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 44 है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है संविधान की अनुसूचियों से और विषयों से संबंधित। देखो दूसरी अनुसूची जो है इसमें क्या प्रावधान दिया हुआ है, क्या इसमें संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन आदि संबंधी उपबंध है। तो देखो ये जो दूसरी अनुसूची दी हुई है इसमें देखा जाए तो पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में ही प्रावधान है। तो ये तो पहला तो सही है इसमें। दूसरा इसमें चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये भी सही है क्योंकि राज्यसभा में सीटों के आवंटन के बारे में ही उल्लेख है, और ये जो आवंटन होता है जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। सी है इसमें 8वीं अनुसूची, संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। देखो ये गलत है क्योंकि 8वीं अनुसूचियों में तो भाषाओं के बारे में उल्लेख है। किसके बारे में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में है। 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी आपने, राज्यों और संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। ठीक है, और 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर नैकुंसता संबंधी उपबंध बनाती है। देखो आपको संक्षेप में मैं इस अनुसूचियों को बता दूं। पहली जो अनुसूची है उसमें उल्लेख है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रों के बारे में, यानी नाम और उनके अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी जो अनुसूची है पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। तीसरी जो अनुसूची है वो पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से संबंधित है। और आपकी चौथी है राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित। 5वीं है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो क्षेत्र हैं उसके नियंत्रण और प्रशासन से संबंधित है। और जो 5वीं होगी 6वीं जो अनुसूची है, जो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यानी जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके देखा जाए तो विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान है उसमें। और 7वीं अनुसूची में अनुसूचियाँ, वो सभी तीनों सूचियाओं का विभाजन है अलग अलग शक्तियों का। 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में है। 9वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में उल्लेख, नहीं सॉरी, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल पर रोक लगाती है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। 12वीं है नगर पालिकाओं से संबंधित। ठीक है, तो ये सभी अनुसूचियाँ हैं, इसका जवाब है ऑप्शन सी। अब देखो इसमें मिलान करना है सूची फर्स्ट का सेकंड से। एक साइड में तीर्थंकर है, एक साइड में प्रतिमा लक्षण। पहले देखो आदिनाथ, आदिनाथ जो प्रतिमा का लक्षण है यानी प्रतीक है। तीर्थंकर के प्रतीक क्या है इसमें, ये देखो आदिनाथ, आदिनाथ संबंधित है वृषभ से। किससे, वृषभ से। तो देखो एक का तो हो जाएगा एक। मल्लीनाथ,
मल्लीनाथ संबंधित हैं जल कलश से, जल कलश से, ठीक है, तो बी का हो जाएगा 4। पार्श्वनाथ, देखो पार्श्व, इसमें ऊपर रा उड़ रहा है तो उसी हिसाब से सर्प में भी रहा है तो आसानी होगी आपको, सी का 3 हो जाएगा। संभवनाथ, ये संबंधित है अश्व से, और देखो अश्व यानी घोड़ा, घोड़े के लिए सब कुछ आसान होता है, घोड़े के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जब घोड़ा रनिंग करता है तो काफ़ी तेज दौड़ता है, घोड़ा तो घोड़ा ही होता है, ये समझ लो। तो इस वजह से डी का हो जाएगा 2, 1 4 3 2, 1 4 3 2 ऑप्शन ए हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 46। सितंबर 2023 में संसद में प्रस्तुत 128वें संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले 128वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, उसी के द्वारा ये संविधान संशोधन हुआ है 106वां, तो उसके बारे में आपको ये देखना है। देखो इसमें पहला है कि इसमें संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किए गए हैं। देखो 19 सितंबर 2023 को केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था इसको, और प्रधानमंत्री ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया इसको, ठीक है। 20 सितंबर 2023 को लोकसभा द्वारा और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा इसको पारित किया गया। देखो पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण हेतु प्रावधान किया गया है। तो देखो ये पहला गलत है, क्यों गलत है इसके बारे में बता दूं मैं आपको, कि देखा जाए तो इसके द्वारा लोकसभा में यानी राज्यसभा नहीं, ओनली लोकसभा में, तो देखो संसद है, इसमें संसद में तो दोनों आएंगे, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी। इसमें जो महिलाओं को आरक्षण है राज्यसभा में नहीं है, ओनली लोकसभा में, उसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं में, लेकिन राज्यों की विधान परिषदों में नहीं है। याद रखना, ये जो महिलाओं को आरक्षण है एक तो लोकसभा में और एक विधानसभा में, ना तो ये राज्यसभा में है ना विधान परिषद में राज्यों में। और देखो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में भी है ये, और इसके द्वारा 1/3 आरक्षण है महिलाओं के लिए, तो इस वजह से ये पहला गलत है। दूसरा देखो इसमें, इसे 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, देखो ये दूसरा गलत है, मैंने बताया अभी, अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा पेश किया गया 19 सितंबर 2023 को, ना कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, तो अभी तो ये दोनों ही गलत हैं। तीसरा देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नारी शक्ति बंधन अधिनियम नाम दिया है, तो ये तीसरा सही है इसका। चौथा है इसमें, संसद द्वारा पारित होने और राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद इसे 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो देखो ये भी सही है। इसके सही हो जाएंगे 3 और 4, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बारे में पहला है इसमें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं। क्या ये 5 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं? देखो वित्त आयोग यानी वित्त आयोग से संबंधित याद रखना, कोई वित्त आयोग ही ऐसा है जिसमें अध्यक्ष और सदस्य वगैरह जो पद धारण करते हैं वो 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, वो भी केंद्रों में, ठीक है। लेकिन उसके अलावा कोई भी अगर और कोई आयोग है तो उसका अध्यक्ष जो पद धारण करते हैं वो 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक पद धारण करते हैं, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा पहला, क्योंकि ये 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक अपना पद धारण करते हैं। दूसरा है इसमें कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को उनके पद से उसी रीति से और उन्हीं आदर्शों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आदर्शों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो देखो इसमें आधा सही है आधा गलत है, और समझोगे जब आधा गलत है तो पूरा ही गलत हो जाएगा ये, ठीक है। देखो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है अगर इसको हटाओगे तो इसको उसी रीति से हटाया जाएगा जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, लेकिन अन्य निर्वाचन आयुक्तों को आप हटाओगे तो इनको हटाने के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही इनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो ये इस वजह से गलत है, तो ये दोनों ही गलत हो जाते हैं इसके, ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में संवैधानिक प्रावधान है और एक साइड में उसके स्रोत हैं। देखो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को कहाँ से लिया गया है? जापान से, बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें गणराज्य की अवधारणा को फ्रांस से लिया गया, ये भी ठीक है। संसदीय शासन पद्धति ये ली गई है ब्रिटेन से, ना कि यूके से कह सकते हो, ना कि यूएसए से, तो यही आंसर है इसका। एकल नागरिकता भी ब्रिटेन से है,
तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है। देखो गुप्त मंदिर हैं एक साइड में और एक साइड में उनसे संबंधित स्थानों के बारे में लिखा हुआ है। जैसे ईंट निर्मित मंदिर किस स्थान पर है, ईंट से बने हुए मंदिर, तो यह है भीतर गांव में। कहाँ पर, भीतर गांव में। एक का हो जाएगा 3। दशावतार मंदिर कहाँ है, दशावतार मंदिर है देवगढ़ में, सभी को पता होगा, 2 हो जाएगा। शिव मंदिर ये भूमरा में है, भूमरा में 4 हो जाएगा। और विष्णु मंदिर है एरड़, तो इसका 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 इसका आंसर होगा। 3 2 4 1, 3 2 4 1 ऑप्शन बी। आज का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को निम्नलिखित शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को निम्नलिखित शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। देखो इसमें पहला है, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग देखना है कि नए राज्यों के निर्माण की शक्ति क्या आर्टिकल 3 में दी हुई है, तो देखो ये पहला सही है। दूसरा है इसमें राज्यों के नामों में परिवर्तन की शक्ति, तो देखो ये भी शक्ति दी हुई है। तो देखो ये दूसरा जो ऑप्शन है इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी सही है। राज्यों के नामों में परिवर्तन भी करने की जो शक्ति है ये आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग ही संसद को दी गई है। तीसरा है इसमें संघ में नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति। देखो नए राज्यों के प्रवेश की शक्ति ये तो आर्टिकल 2 में दिया हुआ है ना। आर्टिकल 2 के अनुसार संसद जो है विधि द्वारा संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना की शक्ति प्राप्त करती है, तो ये तीसरा गलत है, आर्टिकल 2 है इसमें, ठीक है। और देखो इसमें चौथा है राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति। राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं में परिवर्तन की शक्ति आर्टिकल 3 के तहत ही है संसद को, तो 1 2 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 4 ऑप्शन डी। तो दोस्तों इस तरह से आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 कंप्लीट होता है। आरओ और यूपीपीसीएस का काफ़ी महत्वपूर्ण है। जीएस के क्वेश्चंस देखते हैं, आपको देखने से पूरा कंप्लीट करने से ही महसूस हो रहा होगा कि किस लेवल का है। देखो आप कंप्लीट पूरे क्वेश्चन देखोगे तो आपको कुछ ना कुछ निश्चित मिलेगा, फ़ायदा होगा। अब मैं कहता हूँ बहुत फ़ायदा होगा। आप 1 2 क्वेश्चन समझोगे थोड़ा बोरिंग फील करोगे तो उस हिसाब से तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन आप पूरा प्रैक्टिस सेट देखोगे तो काफ़ी क्वेश्चन आपके आसानी से होंगे, याद रख लेना, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इसी तरह से जब तक आपका एग्जाम होगा इसी तरह से प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, डेली आएंगे ये काफ़ी, तब तक काफ़ी क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो 50 क्वेश्चन डेली करते हैं हम इसमें, लेकिन फैक्टों को लगा करके देखोगे तो तकरीबन इसमें 150 या 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, कम से कम समय में करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो कल मिलते हैं फिर 11वें प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी कर दो। बाय।